सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से आप लोग ज़रूर से जुड़ें। तो पहला टॉपिक है इंडिया कुवैत रिलेशन के ऊपर है, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। स्पेडेक्स मिशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, साइंस टेक का टॉपिक है। COP29 पर ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, आप रीड कर लेना बाकी चीज़ें। इंडियन नेवी इन 2024, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर कई बार प्रश्न आता है जीएस पेपर 3 के अंदर, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्टारलिंक के कंटेक्स्ट में है, तो दैट ऑल्सो विल डिस्कस की स्पेस टेक्नोलॉजी और बॉर्डर सिक्योरिटी, ये एक टॉपिक लिंक करता है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में। न्यू टेलीकम्युनिकेशन रूल के ऊपर एक टॉपिक है, ब्रॉडबैंड डिलेमा इन इंडिया। ग्रीन डिपॉजिट इकोनॉमी का टॉपिक है। अर्थ चेबी का है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। तो मेंस का क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन टू प्रमोट स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। 15 नंबर में लिखना, 15 मार्क्स में। अपने आंसर को इवेल्युएशन के लिए आप आकलन प्लस जो है कोर्स, उसका हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, कोई क्वेरी है तो ये नंबर याद रखना है, 9057921649। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है। क्वेश्चन प्रीलिम्स का देख लेते हैं। सैलिनिटी स्ट्रेस कैन डाउन टू अर्थ से है। सैलिनिटी स्ट्रेस कैन लीड टू क्रॉप यील्ड लॉसेस ऑफ अप टू 70%। करेंटली 10 कंट्रीज अकाउंट फॉर 70% ऑफ वर्ल्ड सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो कितने, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। लास्ट में इसका आंसर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बाकी आप अपने आंसर को दें। ऐसे सारे क्वेश्चंस के कंपाइलेशंस लगभग 2 साल के मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, और जो टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है उनको मैं प्रोवाइड आपको स्टडी मटेरियल 10 सेट ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। 11वां सेट इस वीक में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अल्टीमेट वो कंटेंट है। ऐसे ही जो क्वेश्चंस अलग अलग सोर्सेज से हैं, अलग अलग जो कंटेम्प्रेरी, उनका एक पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में कंपाइलेशन है, तो बहुत अल्टीमेट है वो। तो वो आप अपना पढ़ भी सकते हैं। उसी पर बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, लगभग 30 टेस्ट भी आप दे सकते हैं। 11 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये है क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का आपका जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अल्टीमेट है ये सक्सेस बैच है, जिसमें 2 इयर्स का प्रीलिम्स का जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होंगे, 90+ लेक्चर्स होंगे इसमें। और इसमें पूरा एनसीईआरटी मैपिंग, एडवांस बुक्स, पीवाईक्यू, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो क्रैश कोर्स का अगर आप हिस्सा नहीं है तो ज़रूर से बने। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं हो पाएगा। और कोई और भी क्वेरी है तो जैसे आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, saurabhpandeyupsc.com, उसमें ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं, या सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इंडिया कुवैत लिफ्ट टाइज टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो पहले तो ये टर्म का मतलब हमें पता होना चाहिए। वी नीड टू नो अबाउट दिस टर्म कि ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप शब्द का क्या मतलब होता है, और उसके बाद फिर भारत ने अभी क्या क्या हाईलाइट किया। इस पर बहुत सारे आपके आर्टिकल्स भी पब्लिश होंगे, तो वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 या उससे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जब देश है कि हम एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ रीच कर रहे हैं, मतलब एक अलायंस बना रहे हैं, और उसमें कई सारे जो एक समान एक साथ मिलकर कई ऑब्जेक्टिव्स को इस्टाब्लिश करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिससे एक दूसरे को स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकें, और जो बेनिफिट्स हैं दोनों एक दूसरे को मतलब जो भी अचीव करें तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट जो है वो भी इंश्योर कर सकें। इससे जो मार्केट रीच है एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए, अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग है, कई इनोवेशंस वो साथ में कर सकते हैं। ये भी है, अपने रिसोर्सेज का जो शेयर कर सकते हैं, मार्केटिंग साथ कर सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में साथ काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तभी होता है देशों के बीच में, इफ़ दे आर हैविंग द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। फिर इसमें धीरे धीरे बिजनेस नीड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो पार्टनरशिप उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। कई सारे एरियाज़, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंस से रिलेटेड एरियाज़ पे वो आपस में मतलब एक तरीके से कॉमन एरियाज़ के अंदर वो काम करते हैं। तो और दूसरा ये भी है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और जो ट्रस्ट है वो भी बहुत आपका महत्वपूर्ण और मैटर जो है वो करता है। अब दूसरी एस्पेक्ट इसमें देखा जाए भारत और कुवैत के बीच में, तो हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ हम प्रोसीड किए हैं। इसमें हमने जो डिफेंस कोऑपरेशन है, डिफेंस से रिलेटेड जो कोऑपरेशन उसको बढ़ाने की बात की है, जिसमें पर्सनल एक्सचेंज होंगे पर्सनल मतलब डिफेंस रिलेटेड पर्सनल है, वो कुछ हमारे यहाँ पे आके चीज़ें सीख सकते हैं, हम उनके यहाँ सीख सकते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, मिलिट्री इक्विपमेंट का सप्लाई होगा, बहुत सारे जो मिलिट्री के
जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका भी सप्लाई होगा। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये याद रखना है कि हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक हाल में किस देश के साथ हुए हैं, तो वो हम कुवैत के साथ। दूसरा जो दवाई का एरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का एरिया, उस पर भी हम साथ में काम करेंगे। कई सारे दूसरे एरियाज़ में जैसे एनर्जी है, मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयाँ, फूड पार्क सेक्टर पे भी जो है कुवैत इन्वेस्ट कर सकता भारत के अंदर। भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मुबारक अल कबीर ऑर्डर, जो कि कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वो दिया गया है, जो कि एक बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो ये चीज़ आपको की गई है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद कल्चरल सांस्कृतिक एक्सचेंज के लिए स्पोर्ट्स के अंदर कैसे कोऑपरेट किया जाए, ये भी है। साथ में इंडिया और अरेबिक जो कल्चरल लिंकेज है उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, उस पर भी जो है दोनों देश आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। पहली चीज़ जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप क्या होता है, दैट यू शुड नो। इसके अलावा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अलावा ये पॉइंट्स अभी हाल फिलहाल हमने किया कि इस पर भी और भी आर्टिकल्स आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रहार बैच और इन सब में जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा दैट विल बी मतलब इन्हीं का माइंड मैप्स भी आपको रहेगा साथ में, और सब्जेक्ट वाइज जो है पूरा कंपाइलेशन भी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्पेडेक्स की बात करें। स्पेडेक्स की बात करें तो ये जो मिशन इसरो का मिशन है, और हम भी जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या चाइना ने भी अपना डेवलप कर लिया, रशिया ने अपना डेवलप कर लिया, ऐसे हम एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे जैसे मान लो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वहाँ पे रुक सकते हैं, इस टाइप से रिसर्च और वो सब भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ डॉकिंग मतलब आप मानो कि जैसे कई जो प्लेटफॉर्म सैटेलाइट्स होते हैं उनको लिंक कैसे किया जा सके या पार्क कैसे किया जा सके। हाँ, तो उसको जैसे कई सारी जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनको ऐसे डॉक करना पड़ेगा, एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, तभी फिर धीरे धीरे हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इस्टाब्लिश करेंगे। तो इसी पर्पस के लिए हम एक स्पेडेक्स मिशन जो है लॉन्च कर रहे हैं, अभी इसी दिसंबर एंड के अंदर लॉन्च कर रहे हैं 2 सैटेलाइट को। तो इससे क्या है कि ये जो डॉकिंग है, इससे जो फ़ायदा क्या है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं जो सैटेलाइट है, एसेंशियल है, सैटेलाइट्स जो को कनेक्ट करने के लिए बहुत एसेंशियल है। और फर्दर भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन अगर हमें डेवलप करना तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपका बन जाता है। सैटेलाइट जो है वो लॉन्च PSLV C60 मिशन के माध्यम से किया जाएगा, और सैटेलाइट जो है प्लेस किया जाएगा 470 किलोमीटर वाइड सर्कुलर ऑर्बिट एट 55 डिग्री इंक्लिनेशन पर। तो इतना तो देखो याद नहीं रहेगा, बट आपको ध्यान रखना स्पेडेक्स रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेटेड है। डॉकिंग के बाद क्या है कि जो सैटेलाइट है दे विल ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक पावर, जो सैटेलाइट है इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करेंगे। तो मेनली जैसे कई सारे जो दूसरे ऑपरेशंस हैं उसमें ये इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल आपका किया जाएगा। तो स्पेडेक्स आपको ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अ चैलेंजेस फॉर इंडिया। अब इसमें देखो ठीक है, तो COP29 के कंटेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स इसमें ज़रूर है थोड़ा सा। तो अभी COP29 के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, अभी जो बताओ कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे COP29 है, कई बार अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो एक तो देखो अमेरिका पॉलिटिक्स में चेंज हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है क्योंकि उनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें नहीं है, तो इससे बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है जिससे US विड्रॉ करेगा, तो वो प्रोवाइड ही नहीं करेगा, जो भी फंडिंग और ये सब है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा ये भी है कि हमें जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर कार्बन एमिशन रिड्यूस नहीं होगा तो पृथ्वी गर्म होती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। डेवलप्ड देश जो है नेट जीरो एमिशन, मतलब जितना कार्बन एमिशन आपका होगा, जितना एमिशन होगा उतना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डेवलप करनी है। तो नेट जीरो जो एमिशन है वो लगभग डेवलप कंट्री 2050 तक अचीव करना चाहते हैं, हम जो है 2017 तक, और चाइना 2060 तक अचीव करना चाहता है। सो यहाँ पे जैसे चाइना का एम क्या है कि मतलब जो हाईएस्ट एमिशन है बाय 2030 तक रीच किया जाएगा। इंडिया का है कि इंडिया बाय 2070, तो मतलब इससे ये भी है कि और देश 2050, तो इससे बहुत डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें मतलब अगर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं किया जाएगा तो उसमें जो हम एमिशन को रोकना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वो इतना इफेक्टिवली शायद ना कर पाएँ। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो कि 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ अगर उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन एमिशन हुआ है तो उस पर अगर वो प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन जाता है तो यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है उस पर स्पेशल ड्यूटी या टैक्स जो है वो इम्पोज करेगा। कहना उसका ये है कि इससे ऐसे प्रोडक्ट जो जिस पे कार्बन एमिशन बहुत हो रहा है उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस में ऐसे प्रोडक्ट को डी इंसेंटिवाइज जो है वो किया जाएगा। लेकिन इससे जो डेवलपिंग देश है वो काफ़ी अफेक्ट होंगे। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं
डिसएडवांटेज रहेगा। अभी हम इतना जल्दी से चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कि हम पूरा जो सोर्सेस है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हुए चीज़ें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। तो फिर उसके बाद कुछ जो G7 और अपकमिंग समिट है वो 2025 पीकिंग की तरफ है। मतलब मानना उनका ये है कि 25 तक लगभग जो हाईएस्ट एमिशन है वो रीच कर जाएगा, और उसके बाद फिर से हो सकता है कि डेवलपिंग देशों पर भी प्रेशर बनाया जाए। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है ये थर्ड ऑफ द ग्लोबल एवरेज है। जैसे जैसे तो और ये भी है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड फर्दर आपका बढ़ेगा। हमें करना पड़ेगा कि हमें अपना जो नीड है उसको मीट करने के लिए चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब हम अभी सिर्फ थर्मल पावर पर निर्भर नहीं कर सकते, हमें रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी प्रोसीड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये भी हाईलाइट आपका किया गया है कि एमिशन पीकिंग इज़ क्रूशल फॉर इंडिया। एमिशन की हम मैक्सिमम एमिशन इतना हो सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं होगा, इसके बाद फिर हम सिर्फ रिड्यूस ही करेंगे। ऐसा नहीं अभी हम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि और भी एमिशन होता जाए, अभी हम एमिशन पीकिंग तक रीच हमने नहीं किया। तो टेक्नोलॉजी जो एसेंशियल टेक्नोलॉजी उन तक रीच करना, हो सकता है कि कई स्मॉल रिएक्टर का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन भी हम कर सकें, इस पर भी फोकस आपका किया गया। न्यूक्लियर पावर कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बट वो जो कंसर्न रहता है न्यूक्लियर का, जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं तो उसमें कंसर्न मेनली वही है कि जो डेंजर उससे एसोसिएटेड है, रेडिएशन एंड ऑल का। और दूसरी, अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना बहुत मैटर करता है। रिन्यूएबल रिक्वायर्स बहुत सारी लैंड्स की ज़रूरत है, और न्यूक्लियर की बात करो उसमें ऐसा कोई लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। COP29 फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा है कि $300 बिलियन एनुअली देंगे बाय 2035, लेकिन ये बहुत ही कम इन कंपैरिजन तो जो उन्हें देना चाहिए, दैट इज़ अराउंड $1.3 ट्रिलियन के आसपास होना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी एक महत्वपूर्ण रोल आपका हो जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है दैट ऑल्सो हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। देखो ये सब चीज़ें आपको रीड करना है, थोड़ा पढ़ना है, फिर अपने मन से थोड़ा सोचना है कि अच्छा इशू क्या है, किस डायरेक्शन में है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वीक मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मतलब 10, 12, 15 दिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। किसी तरीके से कॉप अप होके अब दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, और है ना कई चीज़ें, कई बार ये मानो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है ना। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे कन्वे भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय था, और है ना, और फिर भी चलो चीज़ें आप लोग के सपोर्ट के साथ चीज़ें चलती रहीं। मेरा सभी से अनुरोध है कि देखो जो पढ़ाई है उसको आप लोग करते रहना, अपने गोल के प्रति काम करते रहना। समय जो है वो कभी किसी का वेट नहीं करता है, आपको समय के साथ चलना है, और अपनी प्रिपरेशन को हमेशा याद रखें कि एक प्लान्ड तरीके से करना है, और जो जो कमिटमेंट मैंने आपको किया हुआ है वो सब कुछ कंप्लीट होगा। ये मैं आपको मैंने जो आपको बोल रखा है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। जल्दी मैं आपको प्रीलिम्स का भी एक 2 इयर्स का जो रिवीजन कोर्स है, वो भी प्रीलिम्स से स्पेसिफिक रिवीजन कोर्स आज कल में लॉन्च हो जाएगा, तो आप उसका हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। चलो देखते हैं इंडियन नेवी इन 2024 की बात करें, इन अ न्यू एरा ऑफ अंडर सी वॉरफेयर। तो इंडियन नेवी के कंटेक्स्ट में कि देखो इसमें जो भी डिस्कशन और पॉइंट्स भी हैं उसमें, देखो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो पॉइंट्स मैंने इस पर एक्सट्रैक्ट किए हैं उसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि खासतौर से जब कोई टॉपिक मैरीटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में है, उस कंटेक्स्ट में आप मतलब जो भी डिस्कशन इसमें भी होगा तो उसमें आप लोग मेंशन कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे कई ऑपरेशन को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर रेड सी तक मैप में आप लोग एक बार देख लेना। तो एक वाइटल शिपिंग लेन की बात अगर किया जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जैसे अगर आपको याद हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर आप ये अफ्रीका, ये जो पूरा इस टाइप से जो है रीजन, ठीक है, इधर है ना, तो ऐसे इधर आपका ईरान पाकिस्तान यहाँ आ जाता है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाता है, ठीक है, तो इधर गल्फ ऑफ एडन, इधर रेड सी आ जाता है, इसके नीचे रेड सी है। तो यहाँ पे है ना, तो एक हम वहाँ पे हम लोग अपना जो सेफ्टी शिपिंग लेन है, शिप मूव कर सके ऐसा लेन डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद पायरेसी के ड्रोन अटैक से बचने के लिए भी इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप कर रहा है। फिर INS अरिघाट है, इससे भी हमारा जो न्यूक्लियर डेटरेंस बढ़ेगा, क्योंकि इनके जो INS अरिघाट है इसके कंटेक्स्ट में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 77 की बात अगर किया जाए, 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है डेवलप आपकी की गई हैं। फिर ऐसी प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास
जो INS वर्कशीर जो है ये भी आपकी डेवलप की गई है। सबमरीन स्टेल्थ एंड रेंज को बढ़ाया गया है। तो एयर इंडिपेंडेंट AIP जो सिस्टम है ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के माध्यम से जो रेंज है हम कह सकते हैं सबमरीन की, बढ़ाई गई। AIP टेक्नोलॉजी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन की है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल प्रीलिम्स और मेंस में कभी भी प्रश्न किसी साल पूछा जा सकता है। सो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने जो स्टेल्थ का मतलब होता है कि वो पहचान ही ना जा सके, डिटेक्ट ना हो सके सबमरीन, और उसकी जो रेंज है वो भी आपकी बड़ी है। उसका जो कंस्ट्रक्शन है लगभग 100 टन आपकी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स उसका कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद हमें जो मॉडर्नाइजेशन एलोकेशन की बात की गई है वो भी है। फिर उसके बाद ये सब चीज़ों की ज़रूरत है अगर हम ब्लू वाटर फोर्स, मतलब जो एक तरीके से समुद्री सुरक्षा के लिए जो हम एक कैपेबिलिटी अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर रिसोर्स का एलोकेशन तो है ही, प्लस मॉडर्नाइजेशन करना, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट किसी प्रकार के ना हो ये, और तभी हम अपना जो मैरिटाइम फोर्सेस है उसको डेवलप कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखना है। स्टारलिंक डिवाइसेस आपके मणिपुर मिलिटेंट्स ने स्टारलिंक आप याद रखना कि ये क्या है, कि जैसे अभी आपको अगर इंटरनेट की ज़रूरत है तो उस पर फाइबर्स की जो तार होती है उससे कनेक्टिविटी होती है, फिर ब्रॉडबैंड आपके रन होता है। तो स्टारलिंक क्या है कि जो एलन मस्क हैं उनकी जो कंपनी है उसका प्रोजेक्ट है, जिसमें सैटेलाइट के ऊपर जो सैटेलाइट है ना, जो सैटेलाइट्स हैं कई कॉन्स्टेलेशन क्रिएट किया गया, मतलब कई सैटेलाइट्स हज़ारों में ऐसा छोटा छोटा डाल के, और कॉन्स्टेलेशन तैयार किया गया लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और उसके माध्यम से कहीं भी इंटरनेट जो पूरे पृथ्वी में इंटरनेट जो है वो सप्लाई हो सकता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की मतलब ज़रूरत नहीं है कि आपको तार और इन सब से कनेक्टिविटी हो जाएगी, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट डिवाइस लगाएंगे और इंटरनेट चलने लग जाएगा। तो ये स्टारलिंक डिवाइसेस, तो अभी यहाँ पे मणिपुर में जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने मतलब कहा गया कि स्टारलिंक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। तो अब ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि स्टारलिंक डिवाइसेस बैन हैं, फिर ये कैसे यूज़ हो रहा है, तो बॉर्डर एरिया में, क्योंकि म्यांमार में अलाउड है, तो हो सकता है बॉर्डर एरिया के अंदर वो रेंज जा रहा हो, या ये डिवाइसेस इन्होंने बाहर से लिया हुआ और उसके बाद उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हों। तो आप कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन के लिए जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। इससे ये भी एक हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्ट तरीके से ये जो मिलिटेंट्स कई एक सर्टेन ग्रुप हो उसका सपोर्ट कहीं US की तरफ से ना मिल रहा हो, कम्युनिकेशन के लिए जो है ये इस्तेमाल ना हो रहा हो, ये भी देखने वाली बात है। तो ये एक थोड़ा सा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इस पर आप हाईलाइट कर सकते हो कि जो एक ऐसे स्टारलिंक है और इनके जो रिलेटेड डिवाइसेस है किस प्रकार का बॉर्डर मैनेजमेंट में एक थ्रेट लेकर आ सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए कैसे थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि हमने अलाउ नहीं करा लेकिन फिर भी वो डिवाइसेस बाहर से लाके और सेटेलाइट से कनेक्ट होकर चीज़ों को रन कर रहे हैं। तो अब हम तो कंट्रोल कैसे करेंगे कि ये सिग्नल्स ना आए, इतना हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एलन मस्क है, उन्होंने इसको डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस हैं तो इसका मतलब यूज़ कर जो है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिमोट एरियाज़ और इन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि कोई कहीं भी रहे, कोई डेजर्ट में है, कहीं भी किसी भी जगह पे है, वो इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। तो सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ एट 550 किलोमीटर, लगभग लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही आपका प्रेजेंट है। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट ऑफर आपका करता है ठीक है। तो ये यही पॉइंट्स आपका चाहो तो आप रीड कर लेना। अभी कुछ स्मगलर्स पकड़े गए हैं स्टारलिंक डिवाइसेस इवन अंडमान निकोबार रीजन के अंदर भी, तो ये इवन ऑनलाइन भी ये जो स्पॉट किए गए हैं कि स्टारलिंक इक्विपमेंट्स आपके सेल हो रहे हैं। तो इंडियन वायरलेस एक्ट और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट मेक्स जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं उसको इलीगल मानते किया है। लॉस कॉम्बैट पोटेंशियल मिसयूज़, जो मिसयूज़ किए जा सकते हैं मिलिटेंट के द्वारा, क्योंकि वो सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसको जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी कम्युनिकेशन को फिर डिटेक्ट नहीं कर सकती अगर वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यू इंटरसेप्शन रूल्स की बात इसमें एक की गई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द टेली कम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेज रूल 2024। इसके तहत क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन में जो सर्टेन मतलब जो इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं किसी के फ़ोन को इंटरसेप्ट कर सकती है स्पेसिफिक कंडीशन में। अब नया रूल है जैसे रूल 419 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल 1950, तो जो नया रूल है ये रिप्लेस करेगा जो पहले का रूल 419A था।
और यहाँ पे कहा गया है कि जो मैसेज इंटरसेप्शन है उसको और मोर स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी और स्टेट होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि अलाउ करेंगे। कोई भी ऑफिसर अगर उसकी रैंक बिलो जॉइंट सेक्रेटरी है ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी कैन इशू इंटरसेप्शन ऑर्डर, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे कोई पोजीशन पे जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ये अलाउ किया गया है, मतलब जो इंटर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023 का, उसमें सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 के अंदर अलाउ किया गया है। रिमोट एरिया जो और फॉर ऑपरेशनल रीजन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ऑर्डर को इशू कर सकते हैं, बट वो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिन्हें डिजिग्नेट किया गया है वो 3 दिन के अंदर उसको कंफर्म करें। फिर उसके बाद कई बार क्या है कि इंटरसेप्शन कैन ऑकर विदाउट वेटिंग फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कुछ सिचुएशन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है और किया जा सकता है। ओनली द हेड ऑफ द एजेंसी और वन अदर सीनियर ऑफिसर, ऐसी स्थिति में जो एजेंसी के हेड होंगे या कोई वन अदर ऑफिसर जो है वो ऑथराइज कर सकते हैं इंटरसेप्शन को। ऑर्डर जो है विदिन 7 डेज कन्फर्म के अंदर कन्फर्म होना चाहिए। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 इसने अलाउड किया था रूल क्रिएशन कि जो इंटरसेप्शन हो गलत तरीके से ना हो। इवन 1996 का जो PUCL केस था उसमें प्राइवेसी को प्रायोरिटी जो है वो दिया गया था। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किया जाए, मिसयूज़ ना हो, ये कुछ चैलेंजेस है जो कि देखने की ज़रूरत है। तो ये रूल 2024 का थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जैसे इसमें अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसकी ज़रूरत होती है, क्या कंसिडरेशन एक्सेप्शंस क्या हैं, और जो सेक्शन स्पेसिफिकली सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 है, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रॉडबैंड डिलेमा की बात की गई है, ब्रॉडबैंड 25 ईयर जर्नी। अब इसमें देखो मतलब ब्रॉडबैंड के केस में हाईलाइट किया गया, जैसे मतलब ये थोड़ा सा बस आपको आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक का। कभी भी टेलीकम्युनिकेशन और इन सबसे रिलेटेड कोई मेंस का प्रश्न आता है तो आइडिया होना चाहिए। 48% जो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है, नियरली हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, उसमें ब्रॉडबैंड का एक्सेस नहीं है। जैसे आपके इंटरनेट होगा ब्रॉडबैंड वाला, तो इससे क्या है कि जैसे अब जैसे मोबाइल इंटरनेट है वो तो उसका भी एक लिमिटेशन है, स्पीड का और डेटा का लिमिटेशन। ब्रॉडबैंड आपके पास अनलिमिटेड वाला है तो काफ़ी अधिक आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी उससे एसोसिएटेड सर्विसेज के को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इवन जो मोबाइल नेटवर्क एलोन जो इनसफिशिएंट है, इंडिया का जो इतना हाई वास्ट डाइवर्स लैंडस्केप है, क्योंकि हर जगह पे इवन मोबाइल टावर से एसोसिएटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपका नहीं है। तो यहाँ पे न्यू मार्केट एंट्रेंट मतलब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में उनको भी है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लाइक जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं उनको कई अभी आर्थिक बर्डन्स फेस करना पड़ता है। कुछ एंट्रेंट जो नए आते हैं उन्हें थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब जैसे जो भी आपका इंटरनेट और ये सब ब्रॉडबैंड है तो उन्हें सर्टेन स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया जाता है। स्पेक्ट्रम जो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी दे दी जाती है जिसमें हम अपनी सर्विस को रन करते हैं, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है रिमोट एरिया की, जैसा भी हमने स्टारलिंक की बात की तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो देखो अगर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से इंश्योर चीज़ें कर रहे हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो जो भी सिस्टम है वो आप तक रीच कर सकता है, इट कैन रीच, और वहाँ पे आपको ऐसा कोई तार वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, बस एक डिवाइस चाहिए वो आपके लगा है और उससे आपका इंटरनेट अपने आप आ जाएगा। फिर उससे सैटेलाइट एज अ फाइबर इन स्पेस फॉर इनहेंस्ड कनेक्टिविटी, ये भी फाइबर इन स्पेस कहा गया, ये टर्म आप याद रखना। तो जो ऐसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऐसी सैटेलाइट्स जो कि ऐसा ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उनके लिए एक शब्द यूज़ होता है फाइबर इन स्पेस, ये टर्म भी आपको याद रखना है। सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो लगभग $2.23 बिलियन तक है और वो 20 बिलियन तक जो है रीच कर जाएगा बाय 2028 तक के आसपास जो है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, फेयर स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्रोसेस लेकर आना, प्रॉपर स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करना, जो सर्टेन फ्रिक्वेंसी सरकार के द्वारा एलोकेट की जाती है तो उसको प्रॉपर हो, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, किसी भी प्रकार करप्शन ना हो, है ना। तो कॉम्पिटेटिवनेस जो है वो आपकी मेंटेन है, प्राइसिंग और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत हाई कॉस्ट है कि बड़े प्लेयर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे प्लेयर ना कर सकें। तो एक मार्केट के अंदर एक कंपटीशन रहे
है ना पोटेंशियल जो है वो रियलाइज़ हो, तो इसके ज़रूरी है प्राइसिंग और कंपटीशन के लिए सर्टेन जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड हो बहुत हाई आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वाई ग्रीन डिपॉजिट फेल टू टेक ऑफ इन इंडिया। ये एक टॉपिक आता है। देखो ग्रीन डिपॉजिट शब्द का क्या मतलब होता है, ये टर्म थोड़ा सा आप याद रखना कि देखो ग्रीन डिपॉजिट जैसे आप लोग फिक्स एफडी करते हो, तो एफडी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने जो पैसा बैंक में जमा किया उस बैंक उसको एक पर्टिकुलर सेक्टर में यूज़ करे। लेकिन अगर आपने ग्रीन डिपॉजिट किया हुआ है तो उसमें कहा गया है कि जो भी पैसा वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट पे लगेगा, तो वो उसे हम ग्रीन डिपॉजिट कहते हैं। तो फिर उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट पर्टिकुलर में, मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा किया ग्रीन डिपॉजिट में, तो उसमें ग्रीन डिपॉजिट में जो 1 लाख रुपए बैंक है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता है। सो ये अभी आरबीआई के द्वारा सिर्फ इंडियन रुपीज़ में ही डिमार्केट किया गया है, एंड मेनली सोलर विंड और इन सब में ही पैसा जो है वो यूज़ आपका हो सकता है। कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क भी जो है इशू किया गया आरबीआई के द्वारा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाए, ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट किया जा सके, और कस्टमर बैंक दोनों जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, जो है वो आपको कर सके। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ सही में वो पैसा जो है ग्रीन डिपॉजिट में बेसिकली यूज़ किया गया है या ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कई प्रोजेक्ट हैं जैसे एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट अमंग अदर्स। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैसे फंडिंग की जाती है ना, तो इन सब ऐसे प्रोजेक्ट की फंडिंग मतलब ग्रीन डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड करके किया जा सकता है। एक चैलेंज यही रहता है कि जैसे जो नॉर्मल एफडी होती है उसमें इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली हायर है, ग्रीन डिपॉजिट में कंपेरेटिवली लो है, 6 पॉइंट, जैसे मान लो एसबीआई 7% नॉर्मल है और ग्रीन डिपॉजिट की कंटेक्स्ट में 6.65% ही है। तो और है ना, तो ये थोड़ा सा गैप है जो कि एक चैलेंज है। दूसरा अवेयरनेस की कमी भी है, लोगों को नहीं पता है कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके ग्रीन डिपॉजिट्स के। तो यहाँ पे बैंक नीड टू फाइंड इनोवेटिव वे टू कनेक्ट विद द कस्टमर, पर्टिकुलरली यंगर डेमोग्राफिक्स। यंग लोगों से कैसे पहुँचा जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी का इन्हांस करके जो कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर किया जा सकता है, बेटर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड आपकी की जा सकती है। पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अर्ज चेबी। ये क्या है, ये अर्ज चेबी के ये सैंड ड्यून्स हैं। आप मानो कि सैंड का बालू का पहाड़ है वेस्ट जो सहारन डेजर्ट में आपका प्रेजेंट है। अब इसका कुछ जैसे मोरक्को में प्रेजेंट है, मोरक्को का वन ऑफ द हाईएस्ट है ये, और इसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं क्योंकि सैंड है, दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा जो है वो आपका रहता है, बिकॉज जो उसकी प्रॉपर्टी उस वजह से है, और मेनली फिर टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी ये जाना जाता है, ये फैक्ट भी है। अच्छा चलो, ये प्रीलिम्स का ये कोर्स बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें 90+ लेक्चर्स होंगे, 90+ लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, और पूरा स्टैटिक का कंटेंट, पूरा करंट अफेयर का कंटेंट, मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ अवेलेबल रहेगा। इवन जो प्रीलिम्स का कंटेंट जो करंट अफेयर वाला होगा वो भी रिवीजन बेस्ड होगा माइंड मैप्स के बेसिस पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको इसमें अवेलेबल रहेगा, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। और है ना, तो ये क्रिसमस ऑफ़र अभी शायद कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्रिसमस ऑफ़र, तो तब आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उससे 50% ऑफ आपका रहेगा सारे कोर्सेज पर। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, इस पर भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो 12th टेस्ट होगा इस मंडे को होगा, तो आप लोग हिस्सा बन जाना। कई सारे दूसरे जितने कोर्सेस हैं, ऐसे का कोर्स, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, इथिक्स का, प्रहार बैच, सारे कोर्सेस आपके अवेलेबल हैं। आकलन प्लस है, आकलन प्लस के अंदर देखा जाए तो कई सारे है ना, तो थीम्स हैं, उस पर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, उसका आपका इवेलुएशन होता है। तो ऐसे कई कोर्सेस हैं। सौरभ पांडे CC ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है टेलीग्राम चैनल जा सकते हैं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर जो PDF है वो भी अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन देख लो जो मैंने आपको दिया था, इसका आंसर D है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं जो स्टार्टिंग में दिया था। ऐसे क्वेश्चंस का पूरा कंपाइलेशन मैं आपको 2 साल का दे रहा हूँ, जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, उसमें 10 सेट मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा 119 पेजेस का 10 सेट 10 है, सेट 10th जो है 119 पेजेस का है, ये आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन मेंस का देख लो, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन टू प्रमोट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। 15 नंबर का है, बढ़िया तरीके से आप लिखो। आकलन से प्लस का आप हिस्सा बन सकते हैं टू गेट आंसर इवेल्युएटेड। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैसेज आपको करना है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।